अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर गरम है के साथ मैं हूं मारिया जदून। मेरे साथ मौजूद हैं तशामुल हक साहब। आज के प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा नबील गबोल साहब भी। नाज़रीन, कराची में इस वक्त हमने जो सियासी माहौल देखा है काफ़ी गर्म है। आर्मी चीफ भी उस दौरे पर, कराची के दौरे पर रहे हैं। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने खैर जुम्मे से अब अपना जो दौरा है वो हफ्ते को ट्रांसफ़र कर दिया। इमरान खान साहब भी जा रहे हैं। इसके अलावा अपोजिशन जो रहनुमा हैं वो ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद हैं। शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ पर एक पॉइंट भी रेज किया है। वो ये कह रहे हैं कि कराची में हम सारा दिन घूमते रहे लेकिन वफाकी हुकूमत का कोई एक नुमाइंदा भी नहीं देखा है। कराची के हवाले से अब क्या होने जा रहा है, क्या जिस तरह कमेटियां बनती हैं या अब जिस तरह से वफाकी हुकूमत और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि कराची को ट्रांसफॉर्म करने की हम बात कर रहे हैं, तो क्या वाकई में ट्रांसफॉर्म होगा कराची या नहीं होगा, इस पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। क्योंकि आज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें उन्होंने तो बहुत ही लाइल्मी का इजहार किया। वो कह रहे हैं वज़ीर आज़म ने जो कराची ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई है उस पर हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। उनको सोशल मीडिया से पता चला है कि पहले शायद जुम्मे को आ रहे थे, अब शायद वो हफ्ते को आ रहे हैं। तो क्या यहाँ पर क्या लेक ऑफ कम्युनिकेशन है, क्या यहाँ पर इस तरह का इशू आ रहा है कि वफाकी हुकूमत और सिंध हुकूमत जो है वो बज़ाहिरन एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ रही। इसके साथ साथ एक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू भी सामने आया है, उसमें भी कुछ उन्होंने बातें की हैं। वो ये कह रहे हैं करप्शन भी पाकिस्तान में नहीं है और साथ साथ मीडिया के हवाले से उन्होंने बात की, कह रहे हैं मीडिया आज़ाद है। इस पर भी बात करेंगे। क्या वाकई ही में जिस तरह इमरान खान साहब जब लाहौर पहुंचे थे तो वो कह रहे थे कि यहाँ पर तो करप्शन है, मैं मानता हूँ, लेकिन अब जब उन्होंने एक इंटरनेशनल टीवी को इंटरव्यू दिया वो कह रहे नहीं है। तो पूछेंगे तशाम साहब से भी और नबील गबोल साहब से भी कि क्या वाकई में करप्शन पाकिस्तान में अब खत्म हो चुकी है। नबील साहब, सबसे पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी, बताइएगा से आज वजीर आला सिंध वो ये कह रहे हैं कि मुझे नहीं पता, मैंने तो सोशल मीडिया से देखा है। वफाकी हुकूमत एक तरफ कह रही है कि हम तो एक पेज पर हैं और अब हम कराची को ट्रांसफॉर्म करने की बात करेंगे। आप लोगों से इस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई है? देखिए, हमें यही तो शिकवा है, यही तो गिला है, यही तो रोना है कि सिंध को जिस तरीके से वफाक ट्रीट कर रही है, हम समझते हैं कि इस तरह की जो है कोई अपने मुल्क के उस सूबे के साथ नहीं करता है जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया हो। ये सिंध असेंबली है जिसने पाकिस्तान का रेजोल्यूशन पास किया। ये सिंध पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन पता नहीं क्यों प्राइम मिनिस्टर साहब सिंध को पाकिस्तान का हिस्सा नहीं समझते हैं। अब अगर वो आ रहे हैं हफ्ते वाले दिन, तो चीफ मिनिस्टर को अमूमन ये होता है कि जब प्राइम मिनिस्टर आते हैं, चीफ मिनिस्टर साहब को आगाह किया जाता है, उनके साथ के जो आइडेंटिटी है वो शेयर किया जाता है और उसको मीटिंग्स में बुलाया जाता है, मीटिंग में क्या मौजूद होते हैं। लेकिन पिछली दफा जब प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को किसी एक मीटिंग में नहीं बिठाया, ना उनसे मिलने। तो हम समझते हैं कि अगर आप चीफ मिनिस्टर ऑन बुक नहीं लेंगे और इधर आकर सिर्फ एक गवर्नर हाउस में बैठ के अपने पीटीआई के एमएनएज एमपीएस से मीटिंग करके, गवर्नर साहब से मीटिंग करके, आईजी से मीटिंग करके या चीफ सेक्रेटरी से मीटिंग करके चले जाएंगे, तो कराची का या सिंध का मसला हल नहीं होगा। तो हम समझते हैं कि ये एक दौरा उनका एक सियासी दौरा है, क्योंकि 14 एमएनए की सीटें कराची ने दी है। अब वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि उनको बड़ा दिल में दर्द है कराची के लिए। लेकिन पहले भी वो आ चुके, उन्होंने 160 अरब का ऐलान भी किया था, लेकिन वो सिर्फ ऐलान कागजों में ही पड़ा रहा और हुआ कुछ। तो मैं समझता हूँ कि सौतेली माँ वाला के साथ ना करे प्राइम मिनिस्टर साहब, और प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए कि हर उस मीटिंग में, जो डेवलपमेंट की मीटिंग हो, उसमें चीफ मिनिस्टर को वो जरूर। नबील साहब, वजीर आज़म इमरान खान साहब ने ट्वीट की थी, वो ये कह रहे थे कि इन मुश्किल हालात में मुस्बत बात यही है कि हम इस वक्त सिंध हुकूमत के साथ हैं। तो बज़ाहिरन तो हमें यही लगा कि शायद आप लोगों को एतमाद में लिया गया हो और कराची की ट्रांसफॉर्मेशन के हवाले से भी आपसे कोई बात की हो। हमसे कोई बात नहीं की है, हमें कोई इल्म नहीं है उनका एजेंडा क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कराची का मतलब क्या है, उसका मतलब भी हमें नहीं पता है।
तो मैं यही समझता हूँ ना कि हम टोटली लाइलम है। और प्राइम प्राइम मिनिस्टर साहब जो है मेरे ख्याल में सिर्फ एक मीटिंग करके गवर्नर हाउस से चले जाएंगे, होगा कुछ नहीं। और अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि ये जो 18th अमेंडमेंट वाली एनएफ कोर्ट वाली जो एक बातें चल रही हैं, हम्म। प्राइम मिनिस्टर की सिर्फ एक ही ख्वाहिश है कि ये अमेंडमेंट किस तरह खत्म किया जाए, लेकिन अब वो फंस चुके हैं खुद एफएटीएफ के बिल को पास करवाने में। सर इस पर और भी आते हैं, इस पर भी आते हैं, इस पर भी बात करें। लेकिन एहतशाम साहब आप बताएं, जिस तरह से भी नबील साहब कह रहे हैं हमें कोई इस हवाले से पता नहीं, मैं तो उसका मतलब भी नहीं पता। और वजीर आला सिंध आज वो भी ये कह रहे हैं कि मुझे इस पर कोई एतमाद में नहीं लिया गया। लेकिन जिस तरह से पीटीआई की हुकूमत बातें करी थी, तो हमें तो ये लग रहा है, हमने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया, आपने भी ये बात की कि शुक्र है अब शायद एक पेज पर आ गया और अब शायद कुछ डेवलपमेंट होने वाली है। देखिए, हमारी ध्यानदारी की बात तो यह है कि जिस तरह हम देखते हैं कि पाकिस्तानी सियासत के बारे में कोई हतमी बात नहीं कुछ कह सकते। रोज़ाना हम देख लें एक के बाद दूसरी डेवलपमेंट होती है, हुकूमत की तरफ से कुछ कहा जाता है, अपोजिशन की तरफ से कुछ कहा जाता है। मैं ज़ाती तौर पे ये देख रहा था कि कम से कम आज के दिन कबूल साहब नज़र आ रहा था कि शायद कुछ संजीदगी का मुजाहरा सब तरफ से किया जा रहा है। देखें, असद उमर साहब का इंटरव्यू में देख रहा था थोड़ी देर पहले किसी चैनल पर, उन्होंने जिस तरह गुफ्तगू की जी, बार बार इस बात पे इंसिस्ट किया कि जी आप लोगों को एतमाद में लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें, यहाँ तक उन्होंने कह दिया जी 80-90% जो हमने मंसूबे शुरू करने हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत जो कमेटी में बैठ के बातें हुई हैं ये अपने तौर पे सोचा गया है। बल्कि उन्होंने यहाँ तक ये कहा कि जी जब सवाल पूछा गया कि जी 160 अरब रुपया वादा किया था तो क्या इतना ही बता दें कि पैकेज इतना है, सब बड़ा है। उन्होंने कहा मैं एग्जैक्ट फिगर तो नहीं बताऊंगा, मेरा ख्याल है उन्होंने ये शायद ये रखा कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही रहे, वही जाके हफ्ते वाले दिन बताएं। लेकिन ये बात उन्होंने ज़रूर कही कि जी इससे बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब है पैसे ज़्यादा प्राइम मिनिस्टर साहब अनाउंस करने जा रहे हैं। अब 2-3 अहम सवालात हैं, थोड़ी सी मैं कमेंट करता हूँ, फिर गूगल साहब से हम पूछेंगे। देखिए मारिया, इस वक्त सूरत हाल इस वक्त यह है, जिस तरह अभी आपने इंटरव्यू में भी बताया कि चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं उनकी रिजर्वेशन हैं, वो बार बार कह रहे हैं, मनी बताया गया। बल्कि मुझे एक जगह तो लगा तंज से ये भी कह रहे हैं कि भाई ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि कब प्राइम मिनिस्टर ने आना है, तो कम से कम बता दें। और फिर ये कि और भी काम होते हैं, मतलब उनका कहने का कोई जो टाइम दे, अदरवाइज़ हमने और काम भी करने हैं। देखिए, अब सवाल ये है कि जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की किस्मत कराची से हमेशा से जुड़ी है, चाहे रेवेन्यू का सवाल हो, पॉपुलेशन ग्रोथ हो, जो कराची की स्ट्रेटजिक पोजीशन है और जिस तरीके से समंदर लगता है, पोर्ट्स हैं, उसके बाद बम्बई कितना करीब है वहाँ से, बहुत से हवालों से हम देखते हैं कि उसकी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब हम देख रहे हैं कि सारी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में लोग देख रहे हैं कि भी कराची यूँ लग रहा है कि खुदा न खास्ता हाथ से निकल रहा है, यानी कोई ओनरशिप नहीं है। जिस तरीके से हालिया बारिशों ने तबाही फेरी है, गुफ्तन नशस्तन बर्खास्तन ही अब तक होता रहा, कोई प्रैक्टिकल कदम किसी तरफ से नहीं उठाया गया। लोग सवाल कर रहे हैं कि जी नाले, उसके बाद सड़कें, फिर तजावजात, तो फिर बहुत सारी और चीज़ें, कुछ भी नहीं हो रहा। अब बात यह गबूल साहब कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं और यही बातें उन्होंने की, इंटरव्यू में भी कही कि जी कराची को हम ठीक करने जा रहे हैं, तो ये बड़ी अजीब सी बात लगती है कि उन्होंने आपको एतमाद में नहीं लिया। और जो असद उमर साहब कहते हैं वो कहते हैं एतमाद में लिया गया है, बहुत सारी चीज़ें तय कर ली गई हैं। तो क्या हम यही समझें कि जो खिंचाव 3 हफ्ते पहले था और एक कमेटी में तय हुआ था जिसमें फ़ौज के नुमाइंदे भी थे, लगता था सारे इकट्ठे बैठेंगे, आपकी पार्टी पीपल्स पार्टी, पीटीआई, एमक्यूएम और फ़ौज भी थी उसमें। अब लोग कह रहे हैं कि जी आर्मी चीफ होके गए, उन्होंने बड़ी एतमाद के तौर पे सब लोगों से मुलाकातें की, हर कम्युनिटी के लोगों से बातें की और एक बड़ा वाज़ेह मैसेज दिया कि जी कराची को ठीक करना है सूरत में। अब प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, अब आपके साथ बैठ के ये बातें सामने आ जाएंगी नबील साहब कि अगर वो सिर्फ बातें करके चले जाते हैं, आपसे नहीं मिलते और ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है, अपने 14 MNAs को तगड़ा करने के लिए आ रहे हैं, तो तब भी समझ आ जाएगी बात। अब बाज़ाहिर यूँ लग रहा है, जो मीडिया में इंप्रेशन है, परसेप्शन बन रहा है कि जैसे तो पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, एमको ने नहीं कुछ किया, अब मजबूरन हुकूमत आ रही है सिंध में और कराची के मामला ठीक करने के हवाले से, और इस इंप्रेशन को भी दूर करने की कोशिश की जाएगी कि कराची को कहीं वफाक के कंट्रोल में नहीं दिया जा रहा, कोई इसमें गवर्नर राज वाली बात नहीं। तो आप नहीं समझते कि जो इस वक्त संजीदगी का मुजाहरा सब तरफ से होना चाहिए, ना आपकी तरफ से माजरत के साथ हो रहा है, ना फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हो रहा है? जी देखिए, हम लोग जो है ना इस वक्त जो हालात है सिंध के, कराची के बारिश के बाद जो हालात हुए कराची के अंदर, हमें अंदाजा नहीं था कि इतनी तबाही हुई पूरे सिंध में। और इस वक्त हमारे पास वो फंड्स मौजूद नहीं है कि हम दोबारा जो तबाहियाँ हुई हैं सिंध के अंदर उसको हम ठीक करें, तबाहियों को जो हो चुके हैं।
तो हमारी नजरें जाहिर है हम किससे मतलब हमारी नजरें वफाक पर है। और वफाक पर क्यों है? क्योंकि हम अपना हक समझते हैं कि जब कराची सबसे ज्यादा बड़ा टैक्स पेयर सिटी है, जब हमारे टैक्स से आप जो है सियालकोट में पुल बनाते हैं, आप लाहौर में अंडरपास बनाते हैं और बदले में हमें कुछ देते नहीं, यानी हमसे लेते हैं और हमें देते नहीं है। यहाँ तक कि ग्रीन लाइन बसेस का आपने जो कि प्रोजेक्ट वफाक की हुकूमत का है, आपने ऐलान करके गए थे कि जी हम बसें भी देंगे, हम इसको मुकम्मल करेंगे, वो तक आपने नहीं किया। एक प्रोजेक्ट इस 2 साल में आपने कराची को नहीं नबील दिया। साहब, माजरत के तो साथ हम एक चीज़ बताइएगा। मैं आपकी बात बिल्कुल मानता हूं कि कराची में हालिया बारिशों के अलावा भी जिस तरीके से कचरा उठाने का मामला और सड़कें ठीक करने का, तजावज़ात का एक एडिशनल पैसे की भी ज़रूरत होगी। लोग सवाल करते हैं कि जो एनएफसी के तहत और जनाब डिविजनल पूल के तहत सालाना आपको पैसा दिया जाता है, डेवलपमेंट बजट भी ओवरऑल भी जो सूबों को जाता है, वो तो पैसा आपको इस्तेमाल करना चाहिए ना, वो भी इस्तेमाल होता नज़र नहीं आ रहा। एडिशनल पैसे की बात तो चलें बहस हो सकती है, कितनी ज़रूरत है, कितना आना चाहिए। जी एहतशाम साहब, वो जितने फंड्स हैं वो बिल्कुल हम खर्च करेंगे, लेकिन वो हम सिर्फ कराची की हद तक कर सकते हैं। आपको शायद इल्म नहीं है, आप कराची से बाहर शायद आपका कैमरा नहीं गया होगा। कराची के अलावा पूरे सिंध में तबाही हुई है, मतलब कि सारे तकरीबन सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तबाही हुई, उसके लिए हमारे पास फंड नहीं है। तो हम देखिए हमेशा क्या होता है कि वफाक जो है 18th अमेंडमेंट के बाद वफाक सपोर्ट करती है सूबे को। और हम समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर अगर कराची को अपना शहर समझते हैं और कहते भी हैं कि जी कराची से 14 कौमी असेंबली की सीट जिस तरह की भी जीते उन्होंने, मतलब इस तरह मैं बहुत सारे एमएनएस को जानता हूं जो रात को हार के सोए थे और सुबह उठे तो घर के बाहर जो लोग हैं वो हार लेके खड़े थे कि जी आप जीत गए। तो जिस तरह भी आप जीते हैं, लेकिन कम से कम एमक्यूएम की जगह कराची में पीटीआई ने लिया, तो आप कराची को अपनाने की कोशिश करें। हम कहते हैं कि ठीक है चले, कोई आपने कहा हमारे पास अपना फंड है, हम वो अपना फंड एक हद तक खर्च कर लेंगे, लेकिन मुझे बताएं आप कराची को प्रोजेक्ट्स क्या देने आ रहे हैं? चले आपने नबील पहले साहब, ये ऐलान तो आके किया कि डिटेल बताएंगे भी। अभी देखें, आपके किसी वजीर का मैं बयान सुन रहा था, वो कहते हैं कि जी 15 सितंबर के बाद मानसून खत्म हो जाएगा तो हालात ठीक हो जाएंगे। तो बज़ाहिर लगता है आप इंतजार कर रहे हैं कि खुद ही बस खत्म बारिशें हो जाए। खत्म हो, हमारा हम ना कुछ करें, बारिशें खत्म हो जाएंगी तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। नहीं, बारिश तो देखिए खत्म हो नहीं हो, अगले साल फिर क्या करें? ये साल तो गुजार लेंगे हम, अगले आने वाले साल में फिर क्या करें? हमें फ्यूचर प्लानिंग करना चाहिए। हमें कराची का मास्टर प्लान जो है चेंज करना है। सिंध गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि कराची के अंदर जो हमारे पास यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, नदियों के नालों के साथ, उन इंक्रोचमेंट के लिए काम शुरू हो गया है। कल से लेकर अभी तक आज भी जो है एंटी इंक्रोचमेंट सेल काम कर रहा है। हम सारे ये काम तो कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इसमें हमारी भी सिंध हुकूमत की भी कोताहियां हैं, उसको दुरुस्त करेंगे। हम जानते हैं कि हमारे जो बल्दियाती इदारे जो कि अब खत्म हो चुके हैं, हमें बल्दियाती इलेक्शन भी कराना है। लेकिन कराची के साथ एक और जुल्म है। कराची के साथ जुल्म ये है कि 4 करोड़ की आबादी को आप 1.5 करोड़ की आबादी बता रहे हैं, और इस तरीके से आप कराची को उसका हक नहीं दे रहे। अगर आप 1.5 करोड़ की आबादी बता रहे हैं, आपने जो सेंसस किए थे उसके मुताबिक आपने कराची को आधा काट लिया है, जबकि खुद चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि 3.5 करोड़ से ज्यादा की आबादी है। चले नबील साहब, मारिया का आप कि सवाल ले लें, लेकिन एक जुमला मैं जरूर अप्रिशिएट करूंगा आपका। आपने कहा हमसे गलती हुई हम मानते हैं। सईद गनी साहब और मुर्तज़ा वाफ साहब तो बिल्कुल नहीं मानते। जी नबील साहब, मैं जानना चाहूंगी, आप जिस तरह से बात की है कि हम नाजायज तजावुजात के खिलाफ काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली क्या उस हवाले से हो रहा है? जिन लोगों की दुकानें या घर आप मस्मार करेंगे तो उनको आगे मुतबादल के तौर पर क्या दिया जाएगा? देखें, जो इंक्रोचर्स होते हैं गैर कानूनी होते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं, और उनको बदले में अगर मिलता है तो उनको मेहरबानी हुकूमत की है, जबकि मेरी अपने नज़र में उनको कुछ बदले में नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो गैर कानूनी बैठे हैं। लेकिन हम कराची में ज़मीनें बहुत है। कराची में अगर किसी नाले से आप किसी का घर हटाएंगे तो उसके बदले में उसको ज़ाहिर है ऑल्टरनेट जगह मिलेगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपका देखिए कराची के अंदर हमारे पास माफियाज बहुत है, और वो माफिया इतने ताकतवर हैं कि
उनके खिलाफ जब भी एक्शन होता है तो फिर वो माफिया जो है आप ही के पीछे पड़ जाते हैं और आप ही के लिए एक मुसीबत बन जाते हैं। चाहे उसमें टैंकर माफिया हो, पानी, कराची के अंदर आपको पता है अभी तो बारिश हुई है, बारिशों से पहले नबील साहब, पानी बारिशें तो पहले भी हमने देखी हैं और पहले भी हमने कराची के खासकर इस हवाले से हालात देखे हैं। तो बारिशें असल में इशू ना हुआ इस बार। अगर हम कंपेयर करें पिछले साल से तो नो डाउट ज्यादा बारिशें हुई हैं, लेकिन जो मेन रीजन पीछे अगर हम देखें तो नालों की सफाई ना होना थी, जो हम इतने टाइम बाद अभी नालों की सफाई कर रहे हैं। और दूसरा नबील साहब ये भी बता दें कि जो भी आप जिक्र कर रहे हैं, जो सवाल पूछा गया आपसे कि जिन लोगों ने नाजायज़ तजावज़ात की गलत घर बनाए उनको कोई कंपनसेशन नहीं होनी चाहिए, ये आपकी बात में बड़ा वजन है। लेकिन दूसरी तरफ शहरी जिन्होंने ये काम किया है वो ये भी साथ कह रहे हैं कि जी चलें, हमसे तो गलती हुई, हमें इजाज़त किसने दी थी? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, पैसा तो उन्होंने खाया, उनको भी तो सजा मिलनी चाहिए ना जिन्होंने इजाज़त दी। आप यकीन करें कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता ना, मैं सबसे पहले लटकाता सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी को, उसके बाद मैं कमिश्नर कराची को और जितने भी डिप्टी कमिश्नर्स हैं और रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ये सब मैं मानता हूं, मैं कह रहा हूं ये सब इन्वॉल्व है, वो बिठाते इनको। मैंने पर्सनली इस पे सर्वे किया है, मैंने कोई 50 मीटिंग, जो इससे पहले कमिश्नर थे शालानी, इफ्तिखार शालानी साहब, जिनको मैं तो हैरान हूं कि उनको कमिश्नर कराची से हटाकर और ज्यादा प्राइम पोस्ट दे दिया गया सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट का। मैंने 50 मीटिंगें उनके साथ की इस हवाले से, इंक्रोचमेंट के हवाले से, लैंड ग्रैबर्स के हवाले से, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला। हालांकि आप लोग समझते हैं कि मैं सिंध गवर्नमेंट में हूँ, लेकिन एहतशाम साहब आप जानते हैं कि सिंध गवर्नमेंट में मैं सिंध गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मैं पीपल्स पार्टी में हूँ और गवर्नमेंट अलग है और मेरी पार्टी अलग है। तो मैं समझता हूँ कि देखें यहाँ पर करप्शन है। मैं तो आपको मान रहा हूँ कि अगर मैं चीफ मिनिस्टर होता तो मैं इनको पहले लटकाता कि आपने इनको उठाने में मदद दी है तो आप इनके साथ जराइम मुलव्वस है, तो ये जितने हमारे इदारे हैं इनको पकड़। यही तो मेरा सवाल है इनसे। मैं आपको बताऊं कि तैयारी के अंदर इतनी कसीर तादाद में गैर कानूनी उनको रोका जाता है, वो स्टे लेके आते हैं। तो हमारी जुडिशरी को भी कि ये जो स्टे वाला जो निजाम है इस पर भी जरा सोचे। जो जुडिशरी से जाके स्टे लेकर आता है तो फिर डायरेक्ट जी स्टे लेकर आए, हम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, एक तो ये स्टे बड़ा मुश्किल पैदा करता है। ठीक है नबील साहब, जिस तरह से भी नबील साहब ने भी बात की, तशाम साहब आपको क्या लग रहा है अगर विफाकी हुकूमत सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है सिंध हुकूमत को, तो फिर सिंध हुकूमत खुद ही आगे स्टेप इन ले ले और ये बता दे कि यार हम आपके साथ काम कर लेते हैं? वैसे लेकिन यहाँ पे मुझसे ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं एहतशाम साहब आपसे ब्रेक के बाद कंटिन्यू करूंगी, नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि अगर तो वफाकी हुकूमत की तरफ देख रही है सिंध हुकूमत, तो सिंध हुकूमत खुद कर ले और ख़ुद आगे स्टेप इन कर ले, उनसे मुलाकात कर ले, इशू को रिजॉल्व कर ले। पहली तो बात है जिस तरीके से नबील साहब ने बात की है ना कि जी स्टे ऑर्डर अदालतें देती हैं, उसका उन्होंने जिक्र किया। तो नबील साहब आपको याद होगा शहबाज साहब की एक हुकूमत पूरे 5 साल स्टे ऑर्डर पर चली थी, आपको याद है ना? देखें बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है आपकी। हमारी अदलिया जो है जहाँ पर हम देखते हैं कि उनसे भी लोगों को शिकायत है। बहरहाल अभी 2009 वाली अदलिया तो नहीं है, लेकिन बहुत से हवालों से सुपीरियर जुडिशरी मेरा ख्याल है वो भी चीज़ों को देख रही है और उनको भी अंदाज़ा होता है कि लोगों की तवक्कुआत क्या हैं। और आज तो मैं देख रहा था कि कोर्ट में एक जज ने कहा कि लोगों की तवक्कुआत है, हमसे हम पूरी करेंगे, हमारी ज़िम्मेदारी है। अब देखें चीफ जस्टिस साहब जिस तरह कहते हैं इस हुकूमत के बारे में, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि ना इनकी अहलियत है ना इनके विल है। तो मेरा ख्याल है ये भी एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से आईना दिखाने वाली बात है उनको। कभी आप अपने काम तो करें, कब तक हम आए दिन छोटी छोटी से लेके बड़ी बड़ी बातें अदालतों में लेके हम बैठे रहेंगे? जो परफॉर्मेंस आपने दिखानी है, जो आपने काम करने वो नहीं किए। अब मारिया आपका जो सवाल है, देखें जिस हद तक सूबे की हुकूमत को कुछ करना चाहिए, मादत के साथ नबील साहब वो नहीं हुआ। अब देखें ना 12 साल की लोग बात कर रहे हैं कि जी पूरे सूबे में आपकी हुकूमत है, जिस तरह वसाइल मिले आपको। बार बार एक बात आती है कि जी लाड़काना के लिए पिछले 10 सालों में 50 अरब रुपया तकसीम हुआ,
डिस्ट्रीब्यूट हुआ और रिसोर्सेज आपको दिए गए, ये एक ऑफिशियल फिगर है। आप देख लें कि कितना खर्च हुआ, लाड़काना की जो हालत है, गलियाँ, शहर, फिर हेल्थ का निज़ाम, और हेल्थ का निज़ाम आप देख लें किस तरीके से, एजुकेशन सारा कुछ ख़राब हुआ है। अब सवाल है कि लोगों की तवक्कुआत आपसे भी हैं कि ये आप अपने तौर पे भी परफॉर्म करें। ठीक है, बाकी सूबों में भी आपको ऐसा नहीं कि दूध और शहद की नहरें बह रही हैं, लेकिन कराची के हवाले से क्योंकि कहा जाता है कि जी 12 साल से आप बैठे हुए हैं, आपसे लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, फिर ऊपर से एंटेगनाइज हो गया आपका मामला फेडरल गवर्नमेंट के साथ। ठीक है, हम देखते हैं कई वालों से फेडरल गवर्नमेंट भी जो है ना वो पॉइंट स्कोरिंग करती है, आपकी तरफ से सवाल आता है, इधर से भी टका के जवाब दिया जाता है। वो भी अब जिस तरीके से फेडरेशन को अपने फेडरेटिंग यूनिट के साथ चलना चाहिए, हम देखते हैं उसमें भी कमी है। हुकूमत को बड़ा वाज़ेह तौर पे और ख़ास तौर पे पीटीआई के लोगों को देखना चाहिए कि जी एक सूबा है, अगर उनके ग्रीवेंसेस हैं, उनकी मुश्किलात हैं, तो उनको हेल्प आउट करना चाहिए। करप्शन की कहानियाँ तो आप देख लें सब जगहों पे हैं। प्राइम मिनिस्टर खुद जाके पंजाब में जाके 3 हफ्ते पहले कहा था करप्शन है, ख़त्म नहीं हुई है, ऊपर लेवल पर बहुत ज़्यादा है। वो तो कहानियाँ हर जगहों पे है, और जिस तरीके से हमारे लीडरों के बारे में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। अच्छी बात नबील साहब ये है कि आप बड़े बोल्ड सियासतदान हैं। आप जब भी जिस भी अपनी पार्टी में रहें, आप एमक्यूएम में भी रहे, छोड़ के आगे सीधी बात करते थे। सीधी बात लोगों को तकलीफ़ देती है, सच्ची बात करते थे। आज भी अपनी पार्टी में रह के इख्तलाफ करते हैं, बड़े धड़ल्ले से करते हैं। तो मेरा ख्याल है ये अच्छी बात है। इस तरह के चंद और लोग भी हों तो पार्टी के लिए भी, हुकूमत के लिए भी अच्छा हो। अब अहम सवाल इस वक्त यह है कि जी क्या हुकूमत, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट क्या इख्तलाफात का शिकार रहेंगी, और प्रोसेस में जिस तरह लोगों की चीखें निकल गई हैं, और तो और क्लिफ्टन और आप देख लें डीएचए में रहने वाले लोग जिस तरीके से एहतजाज कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे तो कभी इस तरह की सूरत हाल नहीं देखी। जिस तरीके से डीएचए क्लिफ्टन के दफ्तर में लोग उनको सुन ही नहीं रहे, बात ही नहीं कर रहे। 3 घंटे से 4 घंटे से लोग चीख रहे हैं जी साहब मिल जाए, वो कहते हैं जी साहब बाथरूम में हैं, वो आएंगे तो आपसे बात होगी। तो लोग आप देख लें कि किस तरह की ज़ुबान भी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो लोग तंग तो आए हैं। बुनियादी जिम्मेदारी तो नबील साहब सबसे पहले आप ही की बनती है। फेडरल गवर्नमेंट की जहाँ जिम्मेदारी हैं एडिशनल फंड देने की और जिस तरीके से सूबे को साथ ले जाने की, उनकी बारे में भी बातें हो सकती हैं। उनमें भी जो हम देख रहे हैं कि किसी तरीके से लैक ऑफ कमिटमेंट नज़र आती है, उस पर भी हम फरात भी, मीडिया भी बात कर रहा है। लेकिन एक चीज़ लोग बार बार कह रहे हैं कि जी जिस तरीके से मुराद अली शाह साहब का रोल प्ले होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उन्होंने जरदारी साहब की करप्शन जो इल्ज़ामात लगते हैं छुपाने के लिए बहुत कुछ किया। जिस तरीके से जो हर बात उनको कही जाती है वो ऊपर से वो मानने के लिए तैयार होते हैं। प्रोसेस में क्या हुआ, लोग महरूम हुए और कराची के लोग महरूम हुए। जिस तरीके से गवर्नेंस मिलनी चाहिए थी नहीं मिली। आज देख लें जो सड़कों का हाल है, जो कचरे का हाल है, जो एनक्रोचमेंट का हाल है, कोई कहते हैं कोई कमी, थोड़ी सी भी इसमें कमी नहीं हुई। तो आप नहीं समझते कि इस हवाले से जो रोल आपकी सूबाई हुकूमत का है वो भी पूरी तरह पूरा नहीं हुआ? देखिए एहतशाम साहब, एक तो ये परसेप्शन जो है ना, ये मीडिया में बार बार दिया जाता है कि सिंध गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अगर आप कराची आए, पता नहीं आप लास्ट कराची कब आए थे, तो कराची में आपको कई अंडरपास, ओवरहेड ब्रिजेस आपको नजर आएंगी, लाइटिंग नजर आएंगी। आपको जो है एनआईसीवीडी जो हार्ट का बड़ा जबरदस्त यहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं, जो कि कराची में भी, लियारी में भी बना है, जिना में भी बना है, और अंदरूनी सिंध में भी काफी शहरों में बना है, लाड़काना में और टंडो आदम में और काफी जगहों पे। इस तरीके से रोड्स भी बनाए गए हैं। ऐसी बात नहीं है कि रोड्स नहीं बनाए गए। सिर्फ हमें जो इशू यहाँ पर, चंद इशू जो हमने कहा यहाँ पर जो था, जमीन जो है ना, यहाँ पर कराची की जमीन सोना है, और जब जमीन की बात आती है तो फिर सब इकट्ठे हो जाते हैं, और जमीन को कब्जा करने में फिर ये माफिया सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये जो इशू बारिश का इशू हुआ, बारिश कोई ये आम बारिश नहीं था। यानी मुझे याद नहीं है, मेरे उम्र में तो मैंने कभी इस तरह की बारिश कभी नहीं देखी कि बारिश में आप देखें कि डिफेंस, जो कि कैंटोनमेंट बोर्ड, आपको पता है कराची का 60% इलाका जो है वो कैंटोनमेंट बोर्ड है, 40% जो है वो सिंध गवर्नमेंट या केएमसी के अंडर आती है। तो जो 60% इलाका कैंटोनमेंट बोर्ड, आप डीएचए आए तो डीएचए जिस तरह डूबा है, इस तरह तो लियारी भी नहीं डूबा है। डीएचए में जब एहतजाज करने गए क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड के बाहर, तो 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर कट गई। तो देखें, अगर आप लोगों की शिकायतें नहीं सुनेंगे और आप अपने जो कोताही है उसको नहीं मानेंगे, जिस तरह मैंने यहाँ तो नवीन साहब, जब आप कहते ये हैं कि माफियाज की बात करते हैं तो यही बात हम भी कर रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि जी पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, एमक्यूएम, कोई ओनरशिप लेने के लिए तैयार नहीं है।
ये लड़ाई वो कहते हैं कराची में रिसोर्सेज की लड़ाई है कि पैसा किस तरह बटोरना है, ज़मीनें जो इतनी महंगी ज़मीनें हैं उन पे कैसे कब्जे करने हैं। वो कहते हैं सारा फोकस, सारे एफर्ट इसी काम के लिए लगे हैं, और यही वजह है कि प्रोसेस में लोग भी सफ़र करते हैं और कराची भी सफ़र करता है। देखिए, मैं आपको एक मिसाल दूं कि यहाँ DHA की जो ज़मीनें हैं, अगर आप DHA से आगे जाएं कुरंगी की तरफ तो कयूमाबाद का एरिया है, तो उस तरफ जो कयूमाबाद का एरिया और DHA के बीच में एक प्लॉट है जिसके ऊपर जो है झगड़ा चल रहा है। DHA कह रहा है हमारा प्लॉट है और कुरंगी वाले कह रहे हैं हमारा प्लॉट है। इसी तरीके से अगर आप माई कुलाची में जाएं, वहाँ KPT ने, जो कि वफाकी हुकूमत के अंडर आता है, KPT ने माई कुलाची पे कब्जा किया हुआ सारा। तो वहाँ जो मैनग्रोव्स है जिसकी वजह से आपका पानी रुकता है, जो बारिश पानी जो है समंदर में आता है उसको जो है कब्जा करके उसके ऊपर कर गई है। तो हमें यही सिर्फ हमारे ऊपर सिंध गवर्नमेंट के ऊपर जो है उंगलियां उठती है। हम मानते हैं कि सिंध कंट्रोल अथॉरिटी में करप्शन है, हम मानते हैं कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में करप्शन है, तो ये चीजें, लेकिन साथ साथ और इदारों में करप्शन, इदारों के जो वफाकी हुकूमत के अंडर आता है उसको भी चाहिए कि एक्शन ले। मुझे उम्मीद है प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं सैटरडे को, तो इदारों के सरबराहों को भी बुलाएंगे। नबील साहब, शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कराची सारा दिन घूमता रहा हूं लेकिन वफाकी हुकूमत का कोई एक बंदा भी नजर नहीं आया। माजरत के साथ हमें तो सूबाई हुकूमत का भी कोई बंदा नहीं देखा। ये शायद इसलिए वो आप लोगों का नाम नहीं ले रहे क्योंकि अब तो APC की भी डेट डन हो गई है और 20 सितंबर गालिबन डेट आई है कि APC इस हवाले से बैठेगी भी। नहीं, मैंने ये बात तो कही है चीफ मिनिस्टर साहब को कि आपके सिर्फ 3 वजीर नजर आते हैं ग्राउंड में, तो आपके पास मेरे ख्याल में 20 से ज्यादा वजीर हैं और है। अगर उन सबको आप कराची में उतारते तो शायद इंडिया को ये मौका नहीं मिलता। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि नजर नहीं आ रहे, चीफ मिनिस्टर खुद पूरी रात घूमते फिरे बारिशों के साथ, लेकिन वफाकी हुकूमत की तरफ से मुझे तो कोई उनका मिनिस्टर नजर नहीं है। आपको पता है मुझे सबसे बड़ा दुख किस पर है? सबसे बड़ा दुख है मुझे डॉक्टर आरिफ सदर पाकिस्तान पर, जो कि कराची से इलेक्ट होते हैं, जो कि ये डिफेंस उनका हल्का है, वो नहीं आए कराची, जबकि वो ऑपोजिशन में थे तो वो रिक्शा चलाते हुए नजर आए। तो हल्का नहीं रहा, रिजाइन करके सदर बन गए हैं वो। लेकिन वो MNA यही से बनते थे ना, डिफेंस से, हल्का यही क्या था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे सदर पाकिस्तान है वो यहाँ तक नहीं आए। सर मुराद अली शाह, जब डिफेंस में पानी भरा है तो हमने देखा कि सिंध हुकूमत काफी उस हवाले से एक्टिव नजर आई है, मशीनरी भी एकदम भेज दी, लेकिन कुछ ऐसे इलाके जिसमें नया नाजिमाबाद और कुछ इस तरह के पोश इलाके भी हैं जहां पर पानी था वहां पर नहीं पहुंचे, वहां पर मशीनरी बहुत लेट पहुंची। देखिए, मैं पहले कह चुका हूँ कि हमारे पास कराची वाटर एंड सीवरेज के पास डी वाटरिंग की जो मशीन है वो बहुत कम तादाद है, और वो अब हमें जिस तरह नासिर शाह लोकल गवर्नमेंट के मिनिस्टर ने कहा कि हमें 10 अरब डॉलर, शायद उन्होंने गलती से को 10 अरब डॉलर बहुत ज्यादा, तो पाकिस्तान के पास भी नहीं है, 10 अरब शायद पड़ा होगा, जिसके जवाब में डिप्टी फराज साहब ने जो है ये बात कही कि अगर हमारे पास हम देते। तो आप इस तरह के जवाब, उन्होंने कहा कि अगर होते ना देते और दे देते तो ये सारा पैसा ओमनी ग्रुप में चला जाना था। तो इस तरह की बात अगर आप सूबाई मिनिस्टर करे और वफाकी मिनिस्टर जवाब दे तो तलखियां बढ़ती हैं। आपको मसाइल करना है, झगड़ा बढ़ाना है। अगर झगड़ा बढ़ाना है तो एग्जैक्टली झगड़ा मैटर नहीं करता, एट द एंड सोल्यूशन मैटर करता है कि सोल्यूशन क्या है, मसले कितने हल हुए। यहाँ पे नाज़रीन ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक के बाद APC के हवाले से बात करेंगे और जो वज़ीर आज़म इमरान खान का अल जज़ीरा को दिया गया इंटरव्यू है उस पर भी बात करेंगे, साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एहतशाम साहब, APC के हवाले से भी डेट आ चुकी है, आपको क्या लग रहा है अब इसकी बार क्या हम कोई नई डेवलपमेंट देखेंगे, सियासत में कुछ चेंजेस आएंगे? APC के हवाले से अहमियत अगर है तो PMLN की और उस पर शहबाज साहब किया, और उधर से जरदारी साहब और बिलावल साहब किया, उस पर अब नबील साहब अभी कमेंट लेंगे। अब देखिए, शहबाज साहब कहते हैं कि मैं जब से मुतहरिक हुआ हूँ PTI की हुकूमत परेशान होगी।
भी परेशान तो हुई है, और उसके साथ साथ मीडिया हैरान भी हो रहा है कि आप तो आप कैसे हो गए? मफामत वाले हैं, मजामत वाले है ही नहीं है। तो कुछ लोग तो अब ये कह रहे हैं कि आप मसलियत वाले भी होंगे, मसलियत अंदेश हैं। कहाँ देखते हैं कि किस वक्त क्या बात करनी चाहिए। ठीक है, आप सियासत आपको ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर करें, आपका काम ही है। और APC की मीटिंग होगी, ठीक है, डेट भी आ गई, रहबर कमेटी बैठी है, लेकिन फिर देखना यही होगा कि दोनों बड़ी पार्टियां 11th आवर पे क्या करती हैं। देखिए नबील साहब, इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा जाता है कि पीपल्स पार्टी PMLN में भी इख्तलाफ है, और ओवरऑल भी आप देखते हैं ज़रदारी। अब जब बात आती है फजल रहमान साहब की, तो दोनों पार्टियों की क़यादत जो है ना, उन्हें सपोर्ट नहीं दे रहे। और टाइम आपने देखा 3 अपनी सो कॉल्ड APC कहें या 11 पार्टियों की मीटिंग वो कर चुके हैं। हर दफ़ा गिला शिकवा करते हैं और कि जी आप नहीं आते, फिर ये भी कहते हैं कि जी उनकी अपनी सियासत है, अपने अपने मफादात हैं उनके। तो लोग यही तवक्को कर रहे हैं, देख भी रहे हैं कि कुछ भी नहीं होगा। मीडिया में भी अभी देखें ना, एक बात और बड़े वाज़ेह तौर पे की जाती है कि इस मौजूदा अपोजिशन के लिए इससे अच्छा चांस कोई नहीं हो सकता था कि अगर आप बार बार कहते हैं इस गवर्नमेंट ने परफॉर्म नहीं किया, कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, और ख़ास तौर पे जो आम आदमी के इशूज़ हैं, महंगाई, बिजली, पानी, गैस, पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। लोग कहते हैं इसको आप कैपिटलाइज नहीं कर सके, कैश नहीं करा सकते। पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ाइयाँ होती हैं, एक दूसरे को जवाब दिए जाते हैं, लेकिन एक सॉलिड स्टैंड आम आदमी के कॉन्टेक्स्ट में लिया जाता तो शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात दो बड़ी पार्टियाँ पैदा कर सकती थी। लेकिन कबूल साहब, यही बात लोग कहते हैं कि जी क्योंकि जरदारी साहब और बिलावल भुट्टो साहब वो तो इलेक्शन नहीं चाहते ही नहीं हैं। वो तो कहते हैं जी 3 साल का वक्त है, क्यों हम सिंध में बैठी हुकूमत ख़त्म करें। अब PMLN चाहती है नए इलेक्शन, लेकिन इस तरह भी नहीं चाहती कि गिरा दिया जाए, पार्लियामेंट के अंदर से कोई आ जाए, कोई इन हाउस तब्दीली आ जाए, वो भी बाज़ाहिर कोई चांस नज़र नहीं आता। एक चीज़ जो आज मैं चाहूँगा कि उस पर आप कमेंट करें कि जिस पे आज प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मेरी हुकूमत और फ़ौज के दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है, और मुझे मेरे जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मेरे प्रोजेक्ट्स, मेरी पॉलिसीज़ को बड़ी भरपूर फ़ौज की हमायत हासिल है। तो सवाल ये है कि अगर उनकी हमायत हासिल है तो फिर बाकी लोग क्या बेचते हैं। कबूल साहब, क्या कोई डेंट डाल सकेंगे पार्टी के अंदर, रूलिंग पार्टी के अंदर? देखिए, रूलिंग पार्टी 2 साल बड़ी कंफर्टेबली उन्होंने जो है हुकूमत गुजारी, और मैं समझता हूँ कि उनका हनीमून पीरियड जो है वो ख़त्म हो गया है। अच्छा। जब से मुस्लिम और पीपल्स पार्टी दोबारा से जो दुनिया गिले शिकवे थे वो शहबाज शरीफ साहब ने आकर जरदारी साहब से मुलाकात करके खत्म, और अब जो है साहब के साथ भी जो है इख्तिलाफात थे वो भी। तो अब जो ये डेट आ गई है, बड़ा ये इम्पोर्टेंट है। देखिए, बाकी हुकूमत मिल रही है वोटों के ऊपर, जो एलाइज है उनके। अगर आपको मैं मिसाल दूं, BNP बैंगल, वो भी उन्होंने भी अपना सब हटा दिया। टोटली इस वक्त जो है वो MQM के वोट पर चल रहे हैं, और PMLQ वाले भी जो है उनसे नहीं है। तो इस हालत में आप देखें कि एक बिल पास करवाने के लिए उनको ज्वाइंट सेशन बुलाना पड़ा। अब ज्वाइंट सेशन में जब आप कोई बिल पास करते हैं तो ये तासुर आप दे रहे हैं कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं। और साथ ये भी अगर प्राइम आप मिनिस्टर कह रहे हैं बार बार कि FATF पे ये जॉइंट सेशन आ रहा है, क्योंकि कोई चीज़ें 1-2 बिल मंजूर करने आप नहीं मंजूर कर रहे। वो तो कह रहे हैं कि अपोजिशन और इंडिया जो है ना वो एक पेज पे हैं, वो दोनों जो है ना वो पाकिस्तान के मफादात जो हैं, कौमी मफादात हैं, उन पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, नेशनल इंटरेस्ट को जो है ना वो भूल रहे हैं, तरजीह दे रहे हैं ज़ाती मफाद को। ब्लैकमेल कर रही है अपोजिशन। जी, क्या हम एक आपको मिसाल दें कि आप अगर FATF की बिल को पास करवाना चाहते हैं तो हमने क्या आपसे डिमांड, हमने ये डिमांड किया कि देखिए आप लाइसेंस को किल ना लें। आपके पास ये लाइसेंस नहीं होना चाहिए कि किसी को भी रास्ते से आकर 180 गायब कर दें, तो कुछ पता भी ना चले कि वो कहाँ गया। तो आप लीगलाइज क्यों कर रहे हैं चीजों तो ह्यूमन राइट के खिलाफ है। हमने एक बड़ी अमेंडमेंट, एक नबील साहब ज़रूर बताइएगा, जिस तरीके से शिबली फराज साहब ने पूरी 3 पेज का उन्होंने डिटेल बताई थी कि 34 अमेंडमेंट हैं जिस पे आपके इतराज़ात हैं, आप कहते हैं इनको फेंक दिया जाए। सबसे बड़ी बात जो कर रहे हैं कि जी दोनों पार्टियां ये कहती हैं कि 99 से पहले का जो है ना उसको आप भूल जाएं कि कोई एहतसाब नहीं होगा, उसके बाद का करें। वो कहते हैं केसेस ही 99 से पहले की हैं। करप्शन भी एक अरब पे चली गई। जी, अगर 99 से पहले की केसेस हैं तो फिर नैब क्यों सो रही है भाई? यही तो हमें रोना है कि नैब लोगों को पहले उठाती है
और बाद में एविडेंस ढूंढती है, और जब एविडेंस नहीं मिलता है तो आप देखें जितने है उसमें से 90% लोग छोड़ना पड़ा क्योंकि एविडेंस नहीं है। हम कहते हैं कि आप पहले एविडेंस कलेक्ट करें, एविडेंस कलेक्ट करने के बाद आप गिरफ्तारी करें, लेकिन ये उल्टा जो है गंगा बह रही है। मैं समझता हूँ कि देखें अगर 2-4 ऐसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर हम ये चाहते हैं हमारे साथ आप बैठे। अच्छा नवीन साहब, बड़ा कम वक्त है, आप इनसाइड खबरें भी आपके पास होती हैं, अंदर की खबरें भी आपके पास होती हैं। ये बताएं आप क्या पॉलिटिकल सिनेरियो देख रहे हैं? इस हुकूमत को 2 साल हो गए, आप कहाँ देखते हैं, कोई तब्दीली देख रहे हैं? देखिए जब नवाज शरीफ साहब ने डॉन लीक्स वाली जब बात हुई थी, डॉन लीक्स वाली, मैंने उसी वक्त कह दिया था कि आपकी हुकूमत के दिन गिने जा चुके। आज मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ आपके शो में, अगर FATF का बिल पास नहीं करवा सकती इमरान खान की गवर्नमेंट, तो मैं समझता हूँ फिर इमरान खान की भी हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं। क्योंकि अगर जो पाकिस्तान के मफाद में एक बिल है उसको वो पास नहीं करवा सकते तो फिर ऐसे सर उसमें तो आपका साथ चाहिए होगा ना? हम साथ देने के लिए तैयार है। तो वो कह रहे हैं ऑपोजिशन ब्लैकमेल कर रही है। नहीं, अगर आप साथ देंगे तो बिल पास हो जाएगा, फिर तो इशू फिर ही तो नहीं है। मसला ही कोई नहीं है। हम साथ देने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ पाकिस्तान के FATF का हम कभी नहीं चाहेंगे कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में पाकिस्तान जाए। हम साथ देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारे साथ बैठने के लिए तो तैयार हो जाए प्राइम मिनिस्टर। चले ठीक है, अब कुछ बात कर लेते हैं। जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने अल जज़ीरा टीवी को इंटरव्यू दिया तो शाम से पहले मैं आपसे पूछूंगी, फिर मैं नबील साहब से भी उस पर कमेंट लूंगी। शॉर्टली मुझे कमेंट कीजिएगा कि ये जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा है कि मुल्क में इजहार आज़ादी पर कोई भी कतगन नहीं है, और इसके साथ साथ वो कह रहे हैं मीडिया जो है वो आज़ाद है, और तीसरी जिन्होंने मेन बात की वो कह रहे हैं करप्शन नहीं है, हमने ऊपर ओहदों पर ख़त्म कर दिया। देखें ये दूसरी बात से मैं कतई इख्तलाफ नहीं करता, अपना हमायत नहीं करता, किसी इत्तेफाक नहीं करता। करप्शन बढ़ रही है और उनका 3 महीने का स्टेटमेंट देख रहे हैं, 3 हफ्तों पहले का। और दूसरी बात मीडिया की, मैं दयानतदारी से कहूँगा कि पाकिस्तान में मीडिया की भरपूर आज़ादी है। जो बंदा जो कहना चाहता है, लिखना चाहता है, रोजाना की बुनियाद पे लिख भी रहे हैं, कह भी रहे हैं। इस पर अगर कोई कहे कि कदगन लगी है, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा झूठ होगा। नबील साहब शॉर्टली कमेंट कीजिएगा, टाइम खत्म हो गया। शॉर्टली इतना कमेंट करूंगा कि मैंने एक बड़े चैनल पे प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ एक बात की थी, और उस चैनल के उस शो में जिसको मुझे हर हफ्ते